जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं? हालांकि अगर आप लोकल ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के अंदर यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप हवाई जहाज की सैर करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा फ्लाइट का किराया कंपेरेटिवली बाकी सभी चीजों से महंगा होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी हैं जो आप फॉलो करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपका कुछ ना कुछ किराया तो कम लगने वाला है। तो हमने यहाँ पे ऐसी 20 से ज्यादा ऐसी टिप और ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश की है, जहां पर आपको आपका जो फ्लाइट का किराया है वो कम से कम लगेगा। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और आपने ये बात सुनी भी होगी कि अगर आपने कहीं पर जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कनाडा जाना है और आप बार बार उसी चीज को सर्च करते रहते हैं, तो कुकीज हिस्ट्रीज इस तरह की बन जाती है कि आपका वो रिकमेंडेशन चला जाता है ऊपर की इस बंदे ने तो बाहर जाना ही जाना है, इसने तो टिकट लेनी ही लेनी है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे तो हर ब्राउजर में एक ऑप्शन दिया जाता है इनकॉग्निटो मोड का। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपकी हिस्ट्री जो होती है वो नहीं बनती है। हालांकि कुछ डेटा तो हो सकता है गूगल वगैरह के पास शेयर होता हो, लेकिन यहाँ पे आपकी हिस्ट्री नहीं बनती है। तो अगली बार फिर से आप चेक करेंगे तो ये सोचेगा कि ये तो नई बार पहली बार ही कोई पर्सन आया है। तो आप ये मान के चलेंगे कुछ ना कुछ किराया किसी न किसी वेबसाइट पर तो आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा जो भी ये किराया या फेयर होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई पर भी डिपेंड करता है। अगर 10 सीटें पड़ी हैं और 15 जने खरीदने वाले हैं, तो बट ऑब्वियस बात है सारे के सारे लोग खरीदने की कोशिश करेंगे और जल्दी सारी टिकटें बुक हो जाएंगी। अगर आप लेट नाइट में ट्राई करते हैं, आपको पता होगा एक टाइम होता है दोस्तों, दिन में जब सब व्यक्ति काम करते हैं सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक। अगर आप रात को 11, 12, 1 बजे इस चीज को ट्राई करते हैं और सुबह 3, 4 बजे उठ करके इस चीज को ट्राई करते हैं, तो बट ऑब्वियस बात है दोस्तों, कुछ ना कुछ जो फेयर है उसका आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप या तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग भी ये टिकट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी देश में जाना है, किसी भी सिटी में जाना है, तो आपने तो जाना ही जाना है। वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, एक आता है रिफंडेबल, एक आता है नॉन रिफंडेबल। जब आप रिफंडेबल टिकट बुक करते हैं, हालांकि आपको सारा का सारा पैसा तो रिफंड नहीं मिलता है, कुछ पैसा मिल जाता है। सपोज करो 50,000 रुपए की टिकट आपने रिफंडेबल करवा दी, तो अगर आपका जाना कैंसिल हो जाता है तो आपको 20, 25, 30,000 रुपए, मतलब आधा पड़दा पैसा आपका मिलता है। अगर आप नॉन रिफंडेबल करवाते हैं तो आपका जो पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा वापस आपको, लेकिन टिकट जो आपकी थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। अगर आपको 99.99% जाना ही जाना संभव आपका है, आपका कंफर्म हो चुका है, तो आप नॉन रिफंडेबल टिकट बुक कराएं, जहां पर कि रिफंडेबल के कंपेयर में आपको थोड़ा सा कम किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, कभी भी आपको टिकट बुक करनी है तो किसी पर्टिकुलर आपकी जो एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पर नहीं जाना है, उससे पहले आपको गूगल फ्लाइट पे चले जाना है। इसके अलावा kiwi.com एक बहुत ही अच्छा आपका जो टिकट बुकिंग करने का, हमारी इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। स्काई स्कैनर हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप होती है दोस्तों, जो आपको कहीं थर्ड पार्टी से सारे के सारे कंपैरिजन करके दिखा देती है। मैंने आपको kiwi.com बताया, इस पर आप जाएंगे तो सस्ती अलग तरह के फिल्टर आपके लग जाएंगे और इस तरह से आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाने से पहले किसी कंपैरिजन वाली वेबसाइट पर जरूर जाना है। सेट प्राइस अलर्ट, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपने 1 महीने बाद जाना है और किसी भी चीज का किराया, किसी भी जगह का किराया आप चेक करेंगे, तो मान के चलिए डेली का डेली आधे घंटे में 10-10 मिनट में वो चेंज होता रहेगा। तो आप चाहते हैं कि जब भी ये प्राइस, कई ऐसा नहीं है कि ये इसका फेयर जो बढ़ने ही बढ़ने वाला है, कई बार ये घट भी जाता है क्योंकि उनके जो बुकिंग वगैरह कम हो जाती है तो वो रेट को गिरा भी देते हैं। कई बार तो आप ये मान के चलेंगे कि 1-2 दिन पहले भी आपको बहुत चीप रेट में टिकट मिल जाती है। तो प्राइस अलर्ट अगर आप सेट कर देंगे, अगर आप अपना लॉगिन वहां पे कर रखा है आपने और उसके बाद में उनको मेल आईडी अपनी दे दी है, तो वो क्या करते हैं, जब भी किराया उस लिमिट से कम आता है या एक रीजनेबल या कंसीडरेबल अमाउंट से घट जाता है, फॉर एग्जांपल 50,000 वाली टिकट अगर 40,000 की हो गई है, तो आपको ये मेल भेज देंगे और ये बताएंगे कि फलानी टिकट का किराया कम हो गया है, आप बुक कर सकते हैं। तो आप प्राइस अलर्ट को सेट करके जरूर रखें। इसके बाद में अगर आप सस्ती टिकट बुक करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कनेक्टिंग फ्लाइट्स का यूज करें। कनेक्टिंग फ्लाइट आपको पता होगा, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। मुझे अभी जापान में जाना है, जब मैंने जापान में चेक किया तो 30,000 रुपए से टिकट स्टार्ट हो रही थी। अगर आप दिल्ली से नरीता की टिकट करते हैं तो 30, 35, 40,000 से टिकट हो रही थी। और वहीं पर मैंने वियत जेट एयर की वेबसाइट पर गया तो यहाँ पर वियतनाम वालों ने मुझे, वैसे हालांकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ये पहले इंडिया से वियतनाम जाएगी, हो ची मिन्ह सिटी, और उसके बाद में वहां से हनेडा जाएगी या नरीता जाएगी। तो दोस्तों जो 25-30,000 रुपए की टिकट हो रही थी, मुझे वो कनेक्टिंग फ्लाइट में मात्र 16,000 रुपए की पड़ी। हालांकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो हो सकता है उसका वीजा, ट्रांजिट वीजा तो वैसे मोस्टली केस में जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर ही वहां से चेंज कर रहे हैं, आप ट्रांसफर ले रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट वीजा भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जहां पे 30,000 रुपए की टिकट हो रही थी वो मात्र 15,000 रुपए की हो गई। किस कारण? कि आपने कनेक्टिंग फ्लाइट ले ली। अगर आप डायरेक्ट जाते तो 10 घंटे में पहुंच जाते, अगर आप कनेक्टिंग में जाएंगे तो 15 घंटे में पहुंच जाएंगे या 4 घंटे में फर्क पड़ेगा, लेकिन आपकी टिकट सस्ती हो जाएगी। तो कोशिश करें कनेक्टिंग फ्लाइट लें। लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट में एक कैच ये रहता है कि वहां जिस कंट्री का आप फ्लाइट चेंज करेंगे वहां का एयरपोर्ट चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर एयरपोर्ट चेंज हो रहा है तो वहां पे वीजा लेने की तो जरूरत नहीं है, उस चीज का प्लीज आप ध्यान दें। इसके अलावा एक ये भी होता है दोस्तों, अब जब भी आप अपनी टिकट
टिकट बुक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है, कल संडे है और परसों रक्षाबंधन है या जो भी त्योहार है, तो 3 त्योहार इकट्ठे आ जाते हैं। तब क्या होते हैं, बहुत सारे लोग भी घूमने के लिए शौकीन होते हैं, वो भी इस तरह का ही टूर अपना अरेंज करते हैं। तो मान लीजिए आपने फ्राइडे को या थर्सडे को आपने टिकट बुक करने की कोशिश की और वहां पर ज्यादा रश होता है, जो बिजनेस या जो सैलरीड पर्सन है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन दिनों में डिमांड सप्लाई का फर्क बट ऑब्वियसली बात आ जाता है। अगर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे या इस तरह का स्टार्टिंग वाले वीकेंड जो वीक डेज हैं उनको आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस फेयर का जरूर आएगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप सस्ती टिकट बुक करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप यहां से कनाडा जाना चाहते हैं और आपने 1 दिसंबर की टिकट चेक करी, वो आ रही है 1 लाख रुपए की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है उससे 2 दिन पहले की या 2 दिन बाद की सेम टिकट आएगी। तो आप फ्लेक्सिबल विद डेट्स रहिए। अगर आपका इतना ज्यादा अर्जेंट सेम डे उस दिन जाना नहीं है तो आप जब भी टिकट बुक करें उसके 2-4 दिन पहले की और 2-4 दिन बाद की आपको चेक कर लेनी है कि क्या रेट आ रहा है। अगर आपकी 1 तारीख को अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए आ रहा है और 2 या 3 तारीख को 80,000 85,000 आ रहा है, तो आपका तो पैसा बच रहा है। तो आपको अपनी डेट को फ्लेक्सिबिलिटी जरूर कर लेना है। 1-2 दिन आगे पीछे, हफ्ता 10 दिन आगे पीछे चेक करें, जहां पे आपकी टिकट सस्ती पड़ रही हो वो टिकट आपको बुक करानी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कुछ पैसा बचाना चाहते हैं टिकट में, तो आपको पता होगा जितनी भी एयरलाइन है इनकी सोशल मीडिया पर पेज बने हुए हैं, ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और ये टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लाते रहते हैं। कुछ जैसे कि एयरलाइन है वो अपना देती है कि आप 555 रुपए में हमारे वियतनाम में आ सकते हैं, तो इस तरह से ये कैंपेन चलाते रहते हैं। हालांकि ये कुछ फेक भी होते हैं, अगर 4 लोगों को देना है तो ये 4 लाख लोगों को बता देते हैं, बट फिर भी आप कोशिश करें, अगर आपका लक अच्छा होता है तो ये कूपन वगैरह या जो भी चीजें देते हैं आपको ये, तो आप इसके अपडेट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का भी बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों इनका होता है लॉयल्टी प्रोग्राम, फ्लायर प्रोग्राम या इस तरह का प्रोग्राम होता है, जहां पर अगर आपने इनसे कोई किसी भी एयरलाइन से आपने टिकट बुक की थी और फिर से आप बुक करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स वगैरह आपको ये दे देते हैं और वो पॉइंट्स अगली बार की बुकिंग में आपकी रिडीम हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें प्रॉपर अपना वहां पे अकाउंट बनाएं, उसमें अपनी मेल आईडी दें, वहां पर जाकर के उनके अकाउंट में देखें, माई अकाउंट में जाकर के, माई वॉलेट में जाकर के देखें कि कितने पॉइंट्स वगैरह आपके ऑलरेडी बन चुके हैं और वो पॉइंट्स अगर रिडीम हो रहे हैं तो उनको रिडीम करने की कोशिश करें ताकि आपका किराया कम से कम लग पाए। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस होती हैं जो स्टूडेंट के लिए अलग से कैटेगरी डिफाइन करती है और उन्हें डिस्काउंट देती है। जैसे अगर आप यहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके पास स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है और आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में या इंडिया में कहीं पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और वहां आपको एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन एक कैटेगरी और बनाई है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं 5%, 6%, 10% तक का डिस्काउंट आपको देती है। तो आप सीनियर सिटीजन का वहां पे एलिजिबल हैं तो वहां पे टिक लगाएं और आप अपने जो भी मैक्सिमम और अवेलेबल बेनिफिट होता है उसका फायदा उठाएं और ताकि आपका कम से कम किराया टिकट पर लगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनकॉग्निटो मोड पर आपको अपनी सर्च करनी है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको क्लियर कुकीज और क्लियर हिस्ट्री कर देनी है। आपको पता होगा जितना भी आप अपने ब्राउजर्स में, मोबाइल में आप चेक करते हैं तो वो आपकी एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है और वो आपको पहचान लेता है कि किस नेचर का है, क्या देखना इसको पसंद है, उसी के हिसाब से ही आपका आगे का फेयर। जैसे मैंने आपको बताया था, उनको ये पता लग गया ये व्यक्ति बार बार इसी टिकट को चेक कर रहा है तो इसको यहाँ पे जाना है, तो उस हिसाब से आपका फेयर है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आप जब भी सर्च करें या तो इनकॉग्निटो पर करें या क्लियर हिस्ट्री और क्लियर कुकीज करके करें ताकि आपका किराया कम से कम लगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपकी किसी कंट्री का वीजा आया था या आपने इंडिया में भी कहीं पर घूमना है और आपने जाना है 2 महीने बाद, तो आप ऑन द स्पॉट टिकट बुक मत कराएं, आज ही चेक करें। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी टिकट का रेट चेक करेंगे, आज चेक करें और 2 महीने बाद का चेक करें तो आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरे केस में दोस्तों जो मैंने 16,000 रुपए की टिकट करी थी जापान की और जिस दिन मैंने जाना था उसे एक दिन पहले देखी तो 35,000 रुपए की आ रही थी, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई थी। तो आपके अगर आपने जाना ही है, आपने करवानी ही है, तो कम से कम आप जल्द से जल्द जैसे 30 दिन, 90 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन अगर आप उसको पहले करवा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका इतना पैसा है, उसका इतना ज्यादा ब्याज नहीं देते हैं सेविंग बैंक वाले, 2.7% ही ब्याज देते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा एडवांस में बुक करवा लेंगे तो आपको जो इमीडिएट करवाएंगे उससे तो बहुत सस्ती पड़ने वाली है। आपका एयरलाइन पे, एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे, जहाज पे चढ़ना अगर अर्जेंट नहीं है, आपको कोई भी इमरजेंसी नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऑफ सीजन में जाना है। आपको पता होगा जब फॉर एग्जांपल मैं कनाडा का आपको एग्जांपल देता हूं, जब इनके इनटेक चलते हैं जैसे कि मई इनटेक हो गया या जब इनकी नई क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, तब वहां पे थोड़ा सा रश ज्यादा होता है, फ्लाइटें भर भर के जाती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। और वापसी की बात करूं, जब भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल, होली
होली दीपावली इस तरह का होता है तो बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ से आने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ऑफ सीजन में या फेस्टिवल सीजन ना हो तब अपनी टिकट्स को बुक करेंगे तो आपको किराया नॉर्मल दिनों से कम लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा बजट एक चीज होती है जो अपने को देखनी होती है। जितनी चादर होती है उतना ही पैर पसारना पड़ता है। अब एक चीज आपको 10 रुपए की मिल रही है और वही चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है तो आप 100 वाली क्यों लेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 100 वाली लेते हैं। आपको पता होगा एयरलाइन के अंदर बहुत सारी इसकी कैटेगरी होती है, जैसे कि इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, तो ये सारी की सारी कैटेगरी होती है। दोस्तों अगर आप एक ज्यादा रईस खानदान से नहीं है तो आपको जरूरी कहाँ है कि आपको बिजनेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में ही जाना है। आप इकोनॉमी में भी कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि प्रीमियम कंपनी है जो उसी के साथ ही जाना है। बहुत सारी ऐसी भी एयरलाइंस कंपनी होती है जो सर्वाइव कर रही है या बहुत ही कम आपको चार्जेस में लेके जाती है तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप जापान एयरलाइन से जापान जाते हैं तो 50,000 लगते हैं और वियतनाम एयरलाइन से जाते हैं तो 15,000 लगते हैं, तो 35,000 आपका बच ही रहा है। जहाज वो है वो आपको बैठने के लिए सीट देंगे और वहां पे भी सीट मिलेगी। तो आपको बजट एयरलाइन सेलेक्ट करनी है ताकि आपका किराया कम से कम लगने वाला हो। इसके बाद में दोस्तों जब से डिजिटल जमाना हुआ है आपको पता होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपका ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम बहुत ही बढ़ गया है। अगर आपको पता होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है और ये टिकट कराते हो तो 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा या आपको कैशबैक आ जाएगा 5% तक का। इस तरह का दोस्तों आपके पास कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या जब आप टिकट बुक करा रहे हैं तो वहां पे नीचे सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास में कि आपके पास ये कार्ड है तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान दें। अगर आपके पास नहीं है डेबिट क्रेडिट कार्ड तो किसी यार मित्र दोस्त रिश्तेदार का मांग लीजिए। अगर आपका कुछ पैसा बचता हो तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहायता से भी आप अपना किराया कम करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस होती हैं जो आपको अपनी वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन देती हैं। जब भी आप वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कुछ परसेंटेज वगैरह दी जाती है। जैसे कि दोस्तों एक एयरलाइन है वो अगर आपने वॉलेट में पैसा ऐड करवाते हैं और वहां से आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट देते हैं। तो आप भी ये कोशिश कर लें जिस एयरलाइन से आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं वो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं वॉलेट वगैरह का। अगर आपके पास कई बार क्या होता है दोस्तों ऐसी टिकट्स होती हैं जो आपने पिछली बार आपने बुक की थी और किसी कारणवश जा नहीं पाए और आपको रिफंड वो बैंक अकाउंट में ना दे करके उस वॉलेट में दे देते हैं, तो उस वॉलेट को भी यूज करना जरूरी होता है। ऐसा बहुत बार हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो उस वॉलेट को भी आप ध्यान दें कि आपके वॉलेट में कुछ ऐसा पैसा, कुछ इसका रेफरल का कमीशन भी मिल जाता है, कुछ बोनस भी मिल जाता है। वो सारी की सारी चीजें आपको टिकट बुक करने से चेक करनी है ताकि आपका किराया कम से कम लगे। यूज मोबाइल ऐप और बुकिंग। दोस्तों आपको बहुत बार मैंने तो ये नोटिस किया है, अगर आप किसी भी टिकट को अगर इनके उससे कर रहे हैं, ब्राउजर से कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर कर रहे हैं तो 20,000 की आ रही है और वहीं पर अगर ऐप से करते हैं तो वो कोई रेफरल कोड, कमीशन, कूपन, बोनस आपका लग जाता है और वो 1,000-2,000 रुपए सस्ती पड़ जाती है। तो जब भी आप टिकट बुक करें तो आप इसके ब्राउजर पर तो देख ही लें, लेकिन इनकी जो जिस कंपनी से आप कर रहे हैं उसकी ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप से भी लास्ट में जाकर के फाइनल अमाउंट जरूर चेक करें। आपको कुछ ना कुछ फर्क बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मोबाइल आप सभी के पास में होता है तो मोबाइल से आप अपनी ऐप डाउनलोड करके भी एक बार जरूर चेक करें। जब आपकी टिकट बुक हो गई तो इस ऐप को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसको रखना ही रखना है। काफी सारे नोटिफिकेशन, रिमाइंडर भी आपको देता रहता है। तो मोबाइल का यूज करके आप टिकट बुक करने की कोशिश करें ताकि आपका किराया कम से कम लगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था गूगल फ्लाइट हो गया, kiwi.com, skyscanner.com, booking.com, इस तरह की वेबसाइट होती हैं। ये खुद एयरलाइन नहीं है, ये एयरलाइन के एजेंट होते हैं और ये आपको रिकमेंडेशन देते हैं और आपको टिकट बुक करानी होती है। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है, kiwi.com से मैंने जब जापान की टिकट करवाई थी वो मुझे 16,000 की पड़ रही थी, लेकिन kiwi.com जब 16,000 रुपए दे रहा था तो वो नीचे जाने के बाद में अपने एजेंट चार्जेस, गेटवे चार्जेस करके 500-700 रुपए, 1,000 रुपए और लगा रहा था। मुझे पता लगा ये kiwi.com इस वेबसाइट से जाकर के टिकट बुक कर रहे हैं, vietnamjet.com। तो वहां पर मैं सीधा ही चला गया और सीधा जाकर के मैंने जब टिकट बुक करी तो 500-600 रुपए मेरे वहां पे कम लगे। तो कहने का मतलब है जब ये एजेंट के थ्रू टिकट बुक करते हो तो ये अपना कमीशन, अपना बोनस, रेफरल वगैरह अलग से एक्स्ट्रा लेते हैं। और वहीं पर अगर आप डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर जाकर के, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है, पता रखने के लिए इन वेबसाइट पर आना जरूरी है। जब भी आपको बता देंगे कि यहाँ पे सस्ती पड़ रही है तब दोस्तों आप सीधा ही डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएं, कंपेयर करें, जहां पे कम किराया पड़ रहा हो वहां पे आपको टिकट बुक करवानी है। इसके अलावा आपको पता होगा दोस्तों जब भी आपको कोई घूमने के लिए जाना है या ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं जाना है तो एक 7 किलो का एक चेक इन बैगेज आपको दिया जाता है। ये आप जो ट्रॉली वाला बैग, पीछे टांगने वाला बैग, हाथ वाला बैग कोई भी लेके जा सकते हो। 7 किलो है तो 7.5-8 किलो चल जाता है। ये आपको अपने जब वहां पे बैठते हो प्लेन के अंदर तो उसके ऊपर एक वहां पे जगह दी होती है, वहां पे रखना होता है। इसके साथ में ही एक चेक इन बैगेज होता है दोस्तों जो 20 किलो, 23 किलो, 30 किलो, 40 किलो का होता है। ये कई वेबसाइट वाले, कई एयरलाइन वाले आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में फ्री में दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन kiwi.com का मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पर आपको ऑप्शन देता है कि आपने अलग से बैगेज लेना है, नहीं लेना है। अगर आपने बैगेज नहीं लेना है तो आपको वहां पे किराया सस्ता पड़ता है। अगर आपको पता है कि 7 किलो से मेरा काम चल जाएगा, एक पैंट और 6 शर्ट मैंने डाल ली है तो वो मेरा काम चल जाएगा, तो आपको अलग से 23 किलो के 5-6 हज़ार रुपए क्यों देने हैं। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं। चेक इन बैगेज के बिना अगर आपका काम चल रहा है तो आपका किराया सस्ता पड़ने वाला
वाला है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उसका जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल 1 महीने बाद 45 दिन बाद आता है जब आपको देना होता है। बहुत सारी एयरलाइंस पे बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन आपको देती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी टिकट तो आप बुक कर लीजिए और आपको पेमेंट कब करनी है 1 महीने बाद, जो भी उनका टाइम लिमिट होता है तब करनी है। तो इससे क्या होगा, आप अपना पैसा है कहीं पे और यूज करके उसके ऊपर कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां या बहुत सारे क्रेडिट कार्ड वाले आपको EMI का ऑप्शन देते हैं। तो EMI के थ्रू भी आप अपनी टिकट बुक, अगर बड़ी मोटी टिकट है तो आप EMI 6 महीने की 3 महीने की कर लें, वहां पे कोई बेनिफिट मिल रहा हो तो उसका भी आप फायदा उठा करके अपने किराया कम कर सकते हैं। डोंट बी लॉयल टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर एयरलाइन। मैंने आपको बताया, आप हो सकता है कि एक एयरलाइन पर आप गए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटैलिटी की, बहुत बढ़िया सेवा की आपकी। दोस्तों सेवा का है तो वो पैसा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अगली बार भी उसी के साथ जाना है तो उसी के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुबारक हो आपको। लेकिन एक बार किसी और वेबसाइट और एयरलाइन से आप अपना किराया जरूर चेक कर लें और आप मान के चलेंगे कि काफी सारा ह्यूज डिफरेंस भी देखने को पड़ सकता है। तो आप एक वेबसाइट के साथ में स्टिक कभी भी मत रहिए। अगर वो हर बार ही आपको सस्ता टिकट दे रही है तो आप उससे स्टिक हो जाइए। लेकिन अगर आपने एक बार गए और दूसरी बार फिर उसी से करवाने से पहले किसी दूसरी एयरलाइन से जरूर चेक कर लें ताकि आपका किराया कम से कम लगे। इसके अलावा दोस्तों जिस कंट्री में आपने जाना है वहां पे आपको पता होगा काफी सारे एयरपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने इंडिया में आना है तो दिल्ली में आ सकता है, जयपुर में आ सकता है, मुंबई में आ सकता है, कलकत्ता में आ सकता है, बेंगलोर में आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकता है। अब मैंने जाना था जापान के अंदर। दोस्तों जापान में जब हमें जाना होता है तो वहां पे कई एयरपोर्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नरीता में जाना है तो 18,000 रुपए टिकट थी और हनेडा में जाना है तो 16,000 टिकट थी। तो हनेडा के पास में मेरे दोस्त रहते हैं। तो कहने का मतलब है एक कंट्री के अंदर भी अगर आपको ऐसा एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है जहां पर आपका टिकट का किराया कम हो रहा हो, अगर हनेडा से भी आप जाते हो तो 500 रुपए और लग जाएंगे, फिर भी आपके 1500 रुपए बच रहे हैं। तो जिस कंट्री में आपने जाना है उसके अल्टरनेट एयरपोर्ट को जरूर चेक कर लें, जिस एयरपोर्ट में आपका सस्ता किराया पड़ता हो, और आगे जहां पर आप डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं अगर सस्ते में, तो आप उस एयरपोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे सारा खेल होता है। अगर आपकी टिकट पहले ही बुक हो गई है तो कम टिकट रह गई है तो वो किराया बढ़ा देते हैं, और कल आपकी फ्लाइट जानी है और आधी से ज्यादा टिकटें आपकी अनसोल्ड पड़ी है। तो दोस्तों मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, जब भी मैं जाता हूँ मेरे साथ में जैसे 3 सीट होती है साथ में, तो दोनों सीटें खाली पड़ी होती है। अपने उस सीट का जो डंडी उठाई और सो करके आराम से उसको स्लीपर क्लास बना लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार खाली सीट, क्योंकि फ्लाइट ने तो जाना ही जाना है। तो एयरपोर्ट वाले बोलते हैं कि कोई 2 सवारी आए कम रेट में आए तो भी क्या दिक्कत है। तो लास्ट मिनट रश जो होता है, लास्ट मिनट डील होती है, एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, अगर आप लोकल उसी शहर में रह रहे हो जहां पे आपका एयरपोर्ट है और 4 घंटे बाद कोई आपको ऐसी फ्लाइट मिल रही है और आप प्रिपेयर हैं पूरे तरह से, तो आप वो टिकट भी करवा सकते हैं ताकि आपको सस्ती पड़े। तो दोस्तों 25 तरह के, अप्रोक्सीमेटली 26 तरह के हमने ये डिस्कस किए कि आप टिकट सस्ती कैसे बुक करा सकते हैं, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों को तो भेज दीजिए। दोस्तों कितनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, इसको शेयर करना है। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के हमारे पास में वीजे हैं। जापान का वीजा है, कनाडा का वीजा है, जर्मनी का वीजा है, शेंगन का वीजा मान लीजिए इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीजा है, न्यूजीलैंड का वीजा है, और इन छोटी कंट्रीज में भी हम जाते रहते हैं। कंट्री कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जिनमें वीजा की रिक्वायरमेंट कम होती है। वीजा से रिलेटेड, किसी भी तरह की प्रोफाइल से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।